अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज हम एक छोटा सा क्यूट सा नावल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है तेरे जया कोई होर ना, और इसकी मुसन्निफा हैं कुर्रतुल ऐन सिकंदर। नावल का आगाज़ करते हैं। आज घर में खूब रौनक थी, और रौनक क्यों ना होती। नूर मंजिल में सुबह सवेरे नसरीन अपने शौहर अकील और बच्चों समेत मेकियान पहुंची थी। सुबह सवेरे जब नसरीन ने बच्चों को जगाया कि वो सब नानी के घर जा रहे हैं तो बच्चों के चेहरों पर खुशी दिखती थी। सबकी नींद का खुमार हवा हो चुका था। लपक छपक बारी बारी सबको तैयार करके जानिब मंजिल गामजन हुए थे। आसमा बेगम तो बेटी और नवासों को देखकर खुशी से निहाल हो रही थी। मैं सदके जाऊं, मेरे बच्चे आ गए, घर कैसा खुशियों से महक उठा है। आसमा बेगम ने बेटी का मोहब्बत से माथा चूमा था। आंटी, हमने तो नाश्ता भी नहीं किया, सोचा था कि आपके हाथों के आलू के खस्ता पराठे खाएंगे। सच कहूँ तो तरस गया हूँ आलू के पराठे खाने को, अकील ने कहा तो नसरीन ने बुरा सा मुंह बनाया था। अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कभी मैंने आलू के पराठे बनाकर ही नहीं दिए। अकील ने हंसते हुए अपनी रूठी बेगम को देखा। अजी पराठे तो खाते हैं, मगर जो मज़ा और जायका आंटी के हाथों में वो तुम्हारे बने पराठों में कहाँ। अब की नसरीन ने भी हाँ में हाँ मिलाई थी। ये तो सच है अम्मी, मैंने बहुत कहा कि अम्मी को जहमत होगी, मैं झटपट नाश्ता करवा देती हूँ, मगर मजाल है उन्होंने मेरी सुनी हो। नसरीन ने भी अपने शौहर इनामदार की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। आसमा तो अपने बच्चों की इस मोहब्बत में ही खुशी से निहाल हो रही थी। ऐसा करो नसरीन, तुम फ़ोन करके जुबीन को बुलवा लो, वो भी आ जाए तो मज़ीद रौनक हो जाएगी। मैं नगीन को उठाती हूँ, फिर मिलकर अच्छा सा नाश्ता तैयार करती हूँ, और फिर सब मिलकर करते हैं। आसमा बेगम ने कहा तो नसरीन ने अपने चीखते चिल्लाते शोर करते बच्चों को बाहर सेन में जाकर खेलने को कहते हुए जुबीन को भी फ़ोन करके दावत आम में शरीक होने के लिए कहा। आसमा ने नगीन को जगाया तो नगीन जो बेखबरी से चादर मुँह पर ताने सोती बन रही थी, उस वक्त जगाए जाने पर सख्त नाराज़ हो रही थी। क्या है अम्मी, एक ही छुट्टी का दिन होता है, इस दिन आपको मेरा सुकून से सोना पसंद नहीं। नगीन ने सख्त खफगी से माँ को देखा और दोबारा से सोती बन गई थी। बेटा कितनी बुरी बात है, बाहर बड़ी बहन आई बैठी है, क्या वो खुद जाकर किचन में नाश्ता बनाएगी। मैं अकेली जान, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम खम कहाँ है कि मैं ये सब देखूं। आसमा ने कहा तो नगीन ने नाराज़ी से माँ को देखा और चादर पर फेंकी। अम्मा, क्या इन लोगों को ज़रा सा भी एहसास नहीं कि हमारे पास एक ही छुट्टी का दिन होता है, और हर वीकेंड पर कभी छोटी तो कभी बड़ी आप धमकती हैं। किसी एक छुट्टी वाले दिन तो हमें ये भी मौका दिया करें कि अपने घर ढंग का खाना ही खिला दें। मजाल है कभी गलती से भी दावत दी हो। लेकिन जो मुंह में आया बोलती चली गई। आसमा बेगम जानती थी कि बेटी जो कुछ कह रही है 100% दुरुस्त है, मगर वो इस पर भी बहुत खुश थी कि इनकी बच्चियां अपने अपने घरों में खुश हैं, आबाद हैं। दूसरा ये भी था कि वो कुछ दे दिला तो नहीं सकती थी। सफ़ेद पोशी का भी भरम हुआ करता है, तो कम से कम इतना तो कर ही सकती कि जब बच्चियां अपने शौहर और बच्चों समेत घर आएं तो वे इनको अच्छा खिला पिला सकें। बुरी बात है बेटा, बहनें बहुत मान से घर आती हैं, इनके आने से कौन सा घर में रिज़्क कम होता है, वो अपना रिज़्क खुद लेकर आती हैं। बल्कि मैंने तो नसरीन से कहा है कि जुबीन को भी बुला ली, उसे मालूम होगा कि बड़ी आई है और एक कदम दूर उसका ही घर है, तो उसे नहीं बुलाया तो उसे बुरा महसूस होगा। माँ की बात सुनकर नगीन का मज़ीद मूड ख़राब हो गया था। अम्मा, ये सब आपकी दी हुई ढील का ही नतीजा है। वो मुंह बसोरे वाशरूम में घुस गई थी। फ्रेश होकर बाहर निकली थी, उसने देखा अम्मा आलू उबालने के लिए चूल्हे पर रख चुकी थी। ऐसा करो आकिब को जगा दो, वो जाकर दही और साथ में दोपहर के लिए सब्जी ला दे। उसने मारे बांधे लाउंज से गुजरते हुए बहनों बहन को सलाम किया और सीढ़ियाँ चढ़कर छत की राह ली थी। ऊपर वाला पोर्शन ज़ैनब चची का था। उसने जैसे ही जीना अबूर किया, सामने से उसे निक सिक से तैयार आकिब दिखाई दे गया था। अरे वाह, गिदर की तैयारी है, बड़े हीरो शीरो बनकर निकल रहे हो। नगीन ने उसे देखते हुए पूछा था। अब नजर न लगा देना, आकिब ने भी बजाय खफकी से कहा था, मगर उस धान पानसी दूधिया रंगत वाली लड़की को बहुत ध्यान से देखा था। आकिब की बात पे उसने बेसाख्ता ही कहका लगाया था। मैं क्यों नजर लगाने लगी, हद हो गई। मैं इसलिए आई थी कि नीचे में बुला रही हैं, कुछ जरूरी सामान मंगवाना है। नगीन ने कहा तो आकिब ने अपने बालों को अपनी उंगलियों से संवारते हुए कहा, ओके मैं आता हूँ। आकिब की सादतमंदी की तो वो शुरू से ही कायल थी। उसने कभी भी अम्मी के किसी काम के लिए आकिब के माथे पे कोई शिकन न देखी थी। वो खुश दिली से बढ़ चढ़कर उनके सारे काम करता था। अरे नगीन बेटी, सुबह ही सुबह आ गई, आओ बेटा नाश्ता कर लो। किचन से ज़ैनब चची ने उसे देखकर नाश्ते की ऑफर की थी। नाश्ते से उठती हुई ऑमलेट की महक बता रही थी कि ज़ैनब चची अपने हाथों का जादू जगा चुकी हैं। नहीं चची जान, असल में आपा आती हैं तो मेरी तो दौड़ लगी होती है, नगीन ने मुंह बनाकर जवाब दिया था। ज़ैनब बेगम हंसती थी, जानती थी कि नगीन नींद की कितनी मारी है, और छुट्टी वाले दिन तो वो दोपहर करके ही जागती थी। फिर मगर उसके बाद उसकी माँ किसी को भी काम को हाथ ना लगाने देती थी, मगर ऐसा मौका उसे शाज़नादर ही मैसर होता था। तब जब कभी नसरीन आपा की आमद ना होती या जबीन की सास बीमार होती।
वो दोनों ना आती थी तो बकौल नगीन रावी चैन ही चैन लिखता है, लेकिन जब वो आन धमकती थी तो सारा दिन ही बहनों की नज़र हो जाया करता था। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था। वही रौनक, वही चहल पहल थी। दस्तरख्वान पे नाश्ता लग चुका था, जबीन आ चुकी थी बकौल नगीन के। जबीन के जिन्नाती कह के बता देते हैं कि जबीन के घर में एंट्री हो चुकी है। जबीन के बच्चे बार बार उचक उचक कर कबाब प्लेट से उठाने की कोशिश में हलकान हो रहे थे। नगीन दस्तरख्वान लगा रही थी, उसे शदीद कोफ्त हो रही थी। दोनों बहनें तो मज़े से लुत्फ़अंदोज़ होंगी, मगर वो जी ही जी में हलकान हो रही थी। नींद का खुमार जो टूट चुका था, मगर कसलमंदी तारी थी और उन पर इन बागड़ बिल्लो बच्चों ने तंग कर रखा था। उसने एक ज़ोरदार झांप पर दरमियान वाले असद को रसीद किया था। असद ने मुंह खोलकर गला फाड़ फाड़ कर रोना शुरू कर दिया था। हाय हाय मेरे लाल, क्या हुआ? जबीन ने अचानक जन्नाती कहको को ब्रेक लगाकर फिक्रमंदी से अपने लाडले सपूत से पूछा था। हाला ने मारा, वो रोना भूल भाल कर शिकायत करते हुए बोला था। जबीन ने तेज निगाहों से बहन को देखा था। ना ऐसा क्या कसूर कर दिया मेरे बच्चे ने? आज तक मैंने इसे हाथ नहीं लगाया और तुमने उसे सीधा थप्पड़ लगा दिया। जबीन ने तेज लहजे में सरजंश करते हुए छोटी बहन से पूछा था। अगर आपने ये थप्पड़ लगा दिया होता तो आज मुझे ये थप्पड़ न लगाना पड़ता। गंदे हाथों से कबाब उठा रहा था, कम से कम इनके हाथ मुंह तो धुलवा देती। लेकिन हद दर्जा नफासत पसंद थी। उसने खुले लफ्जों का चाबुक मारा था और अंदर की खोलन बाहर निकाली थी। माहौल बहुत ही बोझल हो चुका था। जबीन को अपनी बड़ी बहन के सामने सबकी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। अम्मा देख रही हैं, आपकी बेटी को हमारा आना अब गुराम गुजरने लगा है। जबीन का लहजा भीगा हुआ था। आसमा बेगम हद दर्जा परेशान हो चुकी थी। जबीन की नाराज़गी के बाद दामाद की नाराज़गी का खतरा मोल नहीं ले सकती थी, इसलिए बेहतर यही था कि ब्याही बेटी को राज़ी करने के लिए कमारी बेटी का दिल तोड़ देती कि वो तो फिर घर ही की बच्ची थी। नगीन, तुम्हें किसने कहा कि बच्चे को मारो? खबरदार जो मेरी जबीन के बच्चों को हाथ लगाया, माफ़ी मांगो बहन से। आसमा ने इतनी मेहनत से सजी हुई दस्तरख्वान और सारी मेहनत को अकारत जाता देख कर सख्त लहजे में कहा था। नगीन जो इतनी मेहनत के बाद सब दस्तरख्वान पे सजा चुकी थी, माँ को जख्मी निगाह से देखा। कोई बात नहीं बेटा, बहनों में ऐसी बातें हो जाया करती हैं, तुम बड़ी हो, दरगुजर से काम लो। हामिद साहब जो अब कमरे से निकले थे सारा मामला सुन चुके थे। उन्होंने तो कहा मामला यूं रफा दफा हो गया था। सब मिलजुल कर खाने में मसरूफ़ हो चुके थे। दोबारा से सब खुशखबरियों मसरूफ़ मज़े से खस्ता आलू के पराठों का लुत्फ़ उठा रहे थे। साथ में सादा बलदार पराठे और कबाब भी थे। नगीन ने रात का कीमा भी साथ रख दिया था, मगर अब उसका दिल मलूल सा हो चुका था, इसलिए खामोशी से चाय बनाने किचन में आ गई थी। आके बाजार से सारा सौदा सलफ लाकर किचन में रख रहा था। उसने देखा तो नगीन ने झट से अपने आंसू साफ कर लिए, मगर आकिब से ही मंजर छुप न सका। सुनो, आकिब ने पुकारा तो उसे बराह रास्त उसकी आंखों में झांकना ही पड़ा था। यह हलवा बुरी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। आकिब ने एक अलग से शापर इसको थमाते हुए कहा तो न जाने क्यों कुछ अलग से महसूसात ने नगीन के दिल के तारों को छुआ था। आकिब को मालूम था कि वो कितनी नदीदी बन जाती थी हलवा पूरी को देखकर, इसलिए वो बाजार से उसके लिए लाया था। क्या बात है नगीन, किसी ने कुछ कहा है क्या? आकिब ने उसकी संजीदा सी सूरत देखकर सवाल किया था, वरना कोई और वक्त होता तो नगीन के चेहरे पर बच्चों वाली खुशी होती। आकिब अक्सर औकात उसके लिए कुछ न कुछ लाता ही रहता था, कभी आइसक्रीम, कभी चॉकलेट और कभी हलवा पूरी, और वो तो भाग भाग कर आकिब के सारे काम करती थी। उसके सारे कपड़े चुपचाप जाकर और पर चची के साथ धुलवाती थी, उसका कमरा साफ करवा दिया करती थी। जब से ज़ैनब चची का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था तब से वो यूं भी उनका खास ख्याल रखती थी। चचा की वफ़ात के बाद ज़ैनब चची बीमार रहने लगी थी। दिल गिरफ्तार सी ज़ैनब चची उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी और आकिब भी उसकी कारगुजारियाँ देखता तो बतौर शुक्रिया उसके लिए कुछ न कुछ लाता रहता था। जानते हो आकिब, बचपन में जब कभी हम समंदर की सैर पर जाते थे तो मैं रेत से खेलती थी और सीप चुना करती थी। वो मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त था। अब वो जब से दिल के आर्ज़े में मुब्तला हुई हैं, मैंने बेफिक्री के लम्हों को गोया रेत की मानिद हाथों पसीलते देखता है। मगर मेरी अपनी बहनें, क्या उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता? सारा हिसाब किताब डिस्टर्ब हो जाता है। उनके आने के बाद सब गलत सलत हो जाता है और अम्मा यही कहती हैं कि रिस्क में बरकत होती है। वो खफा खफा सी दिल के कितने पास लग रही थी। आके मुस्कुरा दिया था। नगीन, कभी कभी ज़िंदगी को दूसरों के नुक्ता नज़र से भी देखना परखना चाहिए। जो बात तुम्हें बुरी लग रही है, हो सकता है बहनों के लिए कुल मताए ज़ीज़ हो। वो लम्हात जब वो मान से मेके आती हैं, ये उनकी कुल अयाशी हो। आकिब ने इंसानियत से कहा था और वो हमेशा की तरह आकिब की बात पुरसुकून हो गई थी। आकिब का ठंडा ठार लहजा, नासिहाना अंदाज और सबसे बढ़कर यह एहसास कि कम से कम कोई तो है जो बिना लफ्ज़ों के उसकी बात को बखूबी समझ रहा है और उसकी बात का जवाब भी दे रहा था। वो मुस्कुरा दी थी। चलो शुक्र है तुम मुस्कुराई तो सही, वरना आज का सारा दिन बर्बाद ही जाता। आकिब कहते हुए लंबे डग भरता किचन से जा चुका था।
مگر اس کے لفظوں میں گونجتی محبت کی باز گشت نے نگین کو اپنے حصار میں باندھ لیا تھا۔ اس کے کمرے کی کھڑکی صحن کی جانب کھلتی تھی۔ وہ بچوں کے ہوم ورک کی کاپیوں کا ڈھیر اٹھا کے گھر لے آتی تھی۔ دوپہر کو اس نے اسکول سے واپسی پر کچھ دیر سستا لیا تھا اور اب وہ ساری کاپیاں اٹھائے ہوئے صحن میں چلی آئی تھی۔ کوئل کی کوک آم کے درخت میں گھسی، ایک دوسرے سے چوں چاں کرتی چڑیوں کی صدائیں اس کے اعصاب کو پرسکون کرتی چلی جا رہی تھیں۔ باغبانی کا شوق اسے ابا کی جانب سے ملا تھا، اینڈ وہ اقسام کے پھولوں کی مہک کے درمیان وہ اطمینان سے ساری کاپیوں کو چیک کرتی چلی گئی تھی۔ کام ختم کر کے وہ خالی و ذہنی کی کیفیت میں کرسی پر بیٹھی ٹھنڈے ہوا کے جھونکوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب عاقب گرما گرم بھاپ اڑاتا کافی کا مگ لے آیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ عاقب نے مسکرا کر کہا۔ وہ اپنے خیالات سے چونکی تھی۔ کچھ نہیں، وہی روزمرہ کی روٹین، وہ ہولے سے بولی تھی۔ میں نے اوپر سے جھانکا تو محترمہ کاپیوں میں غرق تھی۔ میں نے آواز بھی لگائی مگر سنا ہی نہیں۔ اپنے لیے کافی بنائی، سوچا تھکی ہوئی روح کے لیے بھی بنا لاتا ہوں، کیا یاد کرو گی؟ عاقب نے فراق دلی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے کافی کا بھاپ اڑاتا ہوا مگ اسے تھمایا تھا۔ نگین تو عاقب کے انداز پر ہی پرسکون ہوتی چلی گئی تھی، ورنہ تو مسلسل لگاتار ذمہ داریوں کے بوجھ تلے وہ دب سی گئی تھی۔ گھر آتی تو اماں کہتی تھی اب نوکری چھوڑ دو، مگر ابا کی پینشن سے گزارا ممکن نہ تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ گھر اپنا تھا اور ابائی گھروں کے سکھ دکھ سب سانجھے ہوا کرتے ہیں۔ ان کے مکینوں کے دل دکھ سکھ میں شریک رہتے ہیں۔ جہاں ذرا سا بال دل میں آ جائے تو گھر کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ شکریہ، مزے کیا ہے، وہ مسکرائی۔ یہ ابھی تک کے لیے ہے، بعد میں تم نے ہی بنانی ہے، پھیل مت جانا۔ عاقب نے دل کی اتنی بڑی بات اشارتاً اس کو کہی تھی۔ ایک دم مسکراتے ہوئے لب بھینچ گئے تھے اس کے پرسکون اعصاب گویا تن سے گئے۔ پلیز، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ اوکے اوکے، عاقب ہنس دیا تھا۔ وہ مگ تھامے پھر وہاں رکی نہیں تھی۔ کمرے میں پھیلے ہوئے سناٹے کو موبائل کی مترنم گھنٹی نے ایک دم ہی توڑ دیا تھا۔ وہ جو رات کے وقت سونے کی تیاری میں جٹی تھی، اس وقت اچانک ہی فون کی گھنٹی نے اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا۔ فون پر جبیاں آپی کا نام دیکھ کر اس کے دن بھر کی کلفت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ ایک دم ہی یاسیت اور قنوطیت نے اس پر زوردار انداز سے حملہ کیا تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ فون آف کر کے رکھ دے سائڈ پر اور سوتی بن جائے، مگر جانتی تھی کہ جبین کا فون نہ اٹھایا تو پھر گھر میں ہی ایک ہنگامہ اٹھا دے گی۔ اس نے اپنے اعصابی تناؤ کم کرنے کے لیے گہرا سانس لیا اور فون اٹھایا تھا۔ ہیلو نگین۔ دوسری جانب نگین کے سلام کے جواب میں جبین کی سسکیاں سنائی دی تھیں۔ کچھ بھی تاخیر کو وہ اس کی ماں جائید بہن تھی، سو اس کا فکر مند ہونا تو بنتا ہی تھا۔ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا، کیا ہوا جبین آپی، سب خیریت تو ہے نا؟ دوسری جانب سے چھوٹے حمزہ کی رونے کی آواز سنائی دی تھی۔ اب اس گھر میں یا تو میں رہوں گی یا پھر ان کی اماں۔ جبین کا لہجہ آنسوں میں پھیکا ہوا تھا اور انداز قطعیت بھرا تھا۔ ایک دم سے نگین کے کندھوں پر جیسے پہاڑ سا آن گرا تھا۔ کیا ہوا آپی، ساری بات بتاؤ اور سوچ سمجھ کر بولا کرو، اگر عدنان بھائی نے سن لیا تو؟ وہ کچھ ہراساں ہو کر بولی تھی۔ ہاں تو میں کیا کسی سے ڈرتی ہوں؟ سنتے ہیں تو 1000 بار سن لیں، میں تو ان کی منہ پر کہتی ہوں، زندگی تماشا بنا کے رکھ دی ہے۔ بس تم ابا سے کہو کہ آ کر مجھے ابھی کے ابھی لے جائیں، یا پھر عاقب سے بولو۔ جبین آپا نے تیز تیز چلاتے ہوئے کہا۔ آواز اتنی اونچی تھی کہ نگین کو ریسیور کان سے ہٹانا پڑا تھا۔ اس وقت ابا کو پریشان کرنا مناسب نہیں ہے، اور میں اب رات کے وقت چھت پر جا کر عاقب کو اٹھانے بلانے سے تو رہی، ایسے بھی کیا آفت ہے؟ دوسری طرف سے نگین کی بات کو حسب معمول سے نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ مفت کے مشورے اپنے پاس ہی رکھو، خود تو مزے سے جی رہی ہو، تمہیں تو بہنوں کا گھر آنا پہلے ہی کھٹکتا ہے۔ جبین نے کھٹاک سے فون ہی بند کر دیا تھا، اور جبین کی اس لفظ میں الجھی وہ مزے میں جی رہی ہے۔ نگین سوچ رہی تھی کہ صبح سویرے کچن کے کام نپٹا کر گھر کا جھاڑو پونچھا کر کے وہ جاب پر چلی جاتی ہے۔ سارا دن بچوں کی چیخ چیخ اور ان کے والدین کی ان گنت شکایات اور مطالبات۔ چند ہزار کے لیے پرنسپل صاحبہ اس کا خون اچھی طرح نچوڑتی تھیں۔ کئی بار تو عزت نفس پر آتی ہوئی تیس کی وجہ سے وہ سخت بددل بھی ہو جاتی تھی، مگر جانتی تھی کہ ابا کی پینشن میں وہ اور اماں تو گزارا کر ہی لیتی ہیں، مگر آئے دن بہنوں کے چکروں کی وجہ سے سارا بجٹ خراب ہو جاتا تھا۔ اس نے تو دل میں مصمم ارادہ باندھ رکھا تھا کہ شادی کے بعد ادھر کا رخ ہی نہیں کرے گی، کہ وہ اماں کے لیے فکر مندی کا سبب کبھی نہیں بن سکتی تھی۔ گھر آ کر وہ اماں کا ہاتھ بٹاتی اور شام کو بچے ٹیوشن کے لیے آ دھمکتے تھے۔ اس کا موڈ خواہ کیسا ہی ہوتا، وہ تو بس ایک لگی بندھی زندگی کی قیدی بن کر رہ گئی تھی۔ اس کے شوق تو کچھ بھی نہ تھے، زیادہ سے زیادہ ایک اچھی کتاب کا مطالعہ یا پھر اماں کے ساتھ بیٹھ کر معزی کی گپ شپ کرنا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جبین کا فون بند کر دینا کسی بڑے خطرے کا اعلان تھا۔
वो सर थामे वहीं बैठी शशो पंच का शिकार थी कि क्या करे। वो अब मरती क्या न करती कि मुस्ताक अपनी किताबें एक तरफ रखते हुए कदरे बेजारी से कमरे से निकली। उसने धीरे धीरे कदम उठाती हुई अम्मा अब्बा के कमरे की तरफ झांका, मगर वहां तो खामोशी के बादल छाए थे। सीढ़ियों के पास खड़ी कदरे शशो पंच का शिकार हो चुकी थी कि क्या इस वक्त आकिब के कमरे में जाना मुनासिब होगा। अभी वो इस कश्मकश के दरमियान खड़ी थी कि ऊपर से आहट महसूस हुई। वो आहट महसूस करके झट सीढ़ियां चढ़ गई थी। अंदाजा तो हो ही रहा था कि जबीन धमाका कर चुकी है, उसके मना करने के बावजूद भी। आकिब अपने उलझे हुए बालों में उंगलियां घुमाते हुए कमरे से निकला था। साफ जाहिर हो रहा था कि उसकी नींद खराब हो चुकी है और वो अब बेगानों के बोझ लादने की तैयारी में है। नकीन को आकिब की यही बात बहुत बुरी लगती थी। इस बंदे को इनकार करना तो आता ही नहीं है। अभी नौकरी से तक हार के सोया होगा कि ज़रूरत थी हामी भरने की। कह देता कि बीबी टिक के अपने घर बैठो। यही सोचते उसकी और आकिब की निगाहों का तसादम हुआ था। रात की इस गंभीर खामोशी भरी लम्हों में भी आकिब की निगाह उस पर पड़ी तो उसकी निगाहों में मोहब्बत के जुगनू चमक उठे थे। वो नजर चुरा गई थी। किधर जा रहे हो? वो सवालिया हुई थी। जानती हुई क्यों अनजान बन रही हो? तुम्हारी इतनी तारीफ सुन चुका हूँ अब तक। आपा का बस चलता तो फोन से निकलकर तुम्हारा कीमा बना देती। आकिब हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा था। फिर अब? वो परेशानी से पूछ रही थी। अम्मा को जगाता हूँ, ऊपर ले आते हैं, सुबह अंकल के जाने के बाद ही बताते हैं तुम्हारी अम्मी को। वो मंसूबा साज बना अपना मंसूबा बता रहा था। वो कदरे हल्की फुल्की हो गई थी। इस वक्त आधी रात को तमाशा नहीं चाहती थी। परेशानी बुरे वक्त को लाती है, मगर बुरे वक्त से ज़्यादा परेशानी तब बड़ी हो जाती है जब उसे सर पर गलत वक्त पे मुसल्लत किया जाए। यही बात एक मुनासिब वक्त पर बताई जा सकती थी। आपा क्या मान जाएंगी? वो कुछ उलझन से बोली थी। वो एहसान भी तो नहीं लेना चाहती हैं तुम्हारा। वो शरारत से हंसा था। कितना भला शख्स उनके रोज़ रोज़ के झमेलों में पड़ चुका था। तुम्हें कितना बुरा लगता होगा ना, मेरी बहनें ना दिन देखती हैं ना रात तुम्हें भगाए रखती हैं। वो शर्मिंदगी से बोली। नगी, ये तुमने कैसी बात की है? क्या तुम मुझे गैर समझती हो? क्या तुम्हारी बहनें मेरी कुछ भी नहीं लगती? तहियर सदा निगाहों से भी बढ़कर गैर यकीनी लहजा था। वो अपनी उंगलियां इस तरारी अंदाज में मरोड़ने लगी थी। फिर भी तुमने आदतें बिगाड़ दी हैं, सर पे उठा रखा है। एक बार इनकार कर दो तो दोबारा फोन खड़काने की हिम्मत ही ना करेंगी। वो भी बस जिद रही थी। आदतें जिसकी बिगाड़ना चाहता हूँ वो तो कोई फरमाइश ही नहीं करती, जिसके लिए हर बार इकरार ही इकरार है। उसने बेहद भारी लहजे में जज्बात से मगलूब होकर कहा था। इस वक्त नगीन की यकटक देखने से कुछ पजल हो गया था। मेरा मतलब है हामिद अंकल की बेपनाह एहसानात हैं, वही नहीं चुका सकते हैं। ये तो उनके एहसानात के सामने कुछ भी नहीं है। फिर वो मजबूत लहजे में बोला था। हाँ मगर बहरहाल। वो कुछ बोलते बोलते न जाने क्यों चुप कर गई थी। आकिब की निगाहों में मोहब्बत इतनी वाज़ेह थी कि वो इसकी सतर में डूब रही थी। मज़ीद देखना और इस गहरी मोहब्बत का सामना करना उसके बस की बात न थी। तुम जाओ, मैं ज़ैनब चच्ची को बता देती हूँ। वह एक काम अपने ज़िम्मे ले चुकी थी। वो कंधे उचका के नीचे उतर गया था। अब वो जबीन और बच्चों को साथ लेकर ही आता। तब तक उसकी मुनासिब लफ्ज़ों में ज़ैनब चच्ची को मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया था। जबीन की ज़ुबान दराजी से तो सभी वाकिफ़ थे, इसलिए ज़ैनब चच्ची को भी बखूबी अंदाज़ा था। इसलिए बिना किसी बहस के उठ के मेहमान खाने में बच्चों के लिए मज़ीद तकिए और चादरें वगैरह ओढ़ने के लिए रखाई थी। ज़ैनब चच्ची, आप कितनी अच्छी हैं, कितना ख्याल रखती हैं। आप तो जानती हैं कि जब से अब्बा को पहला हार्ट अटैक हुआ है उसके बाद हम इनको कोई बुरी खबर देते डरते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कब मेरी बड़ी बहनों को अकल नसीब होगी। वो जलते कुटते हुए बोल रही थी जब आकिब रोती धोती जबीन के हमराह पर आया था। आकिब ने नन्हे हमजा को उठा रखा था और साथ ही फातिमा का हाथ थाम रखा था। 8 साल फातिमा हिरासा सी थी। जबीन ने नगीन को सिरे से ही नज़रअंदाज करके ज़ैनब चच्ची को गले लगा लिया था और भां भां करके रोने बैठ गई थी। चची जान, इससे कहीं कि अपना मनहूस चेहरा लेकर यहाँ से दफान हो जाए। मैं इसकी शक्ल भी देखने की रवादार नहीं हूँ। आकिब के सामने उसकी 3 शर्ट पर उसका चेहरा धुआं धुआं होने लगा था। कैसी बातें कर रही हो? छोड़ो सब। क्या तुमने कुछ खाया? बच्चों ने खाया? अभी खा पी कर सोने की कोशिश करो, सुबह इस मसले पर तफसील से बात करते हैं। ज़ैनब चची ने मामला फहमी से कहा था। अरे खाने को लेकर ही तो उसकी अम्मा ने इतनी बातें सुना डाली हैं। एक तो मैं सारा दिन घन चक्कर बनी रहती हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक घर के काम, सारे घर ही में मेरे नातवा कंधों पर आन पड़ा है। जबीन की नॉन स्टॉप चलती जुबान शुरू हो चुकी थी। बेटा, तहम्मुल से, सब्र से चलते हैं ना। ज़ैनब चची ने डरते डरते कहा था और उनका डर सच ही निकला था। खुदा के लिए बाप ना शुरू हो जाएं। मेरी तो अपनी सगी बहन ने इतने ताने मार दिए। अगर आप पर भी बोझ हो तो साफ साफ बता दे। मैं अभी के अभी अपने बच्चे लेकर चलती बनती हूँ। मैं किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती और ना ही इतनी बातें सुन सकती हूँ।
जबीन ने हद दर्जा बेअतनाई का मुजाहरा करते हुए हर लिहाज बिलाए ताक रखते हुए कहा था। नगीन का तो बस नहीं चल रहा था कि यहाँ से उठकर चली जाती, मगर उसने तय किया था कि किचन के सारे काम निपटा के नीचे जाएगी। वो नहीं चाहती थी कि चच्ची को मजीद तकलीफ हो, सो चुपचाप सब किया। कुछ तो लिहाज करो आपी, दिन देखा न रात, आके भागा भागा क्या तुमको ले आया, क्या गैर समझते हैं तुमको, हद भी हो गई। जबीन न जाने क्यों पहली बार नगीन की बात पर चुपकी रह गई थी। मैं बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, तुम आराम से बैठो। आखिर वो बहन ही थी, मगर इख्तलाफ तो महज नजरियाती था। वो भी दिल से उसकी खुशी की दुआ को थी, नहीं चाहती थी कि उसकी बहन उजड़ जाए। दिल से उसके घर गृहस्थी के लिए दुआ किया करती थी। इस वक्त भी वो यही चाहती थी। चुपचाप किचन की राह ली, नीचे नहीं जा सकती थी। अम्मा अब्बा का कमरा किचन के बिल्कुल पास था और अब्बा की नींद टूट जाती तो फिर आती नहीं और फिर बेआरामी होती। यही सोच के उसने फ्रिज खोल कर देखा। आलू अंडे का सालन था और आज जो उसने बिरयानी बनाई थी वो भी फ्रिज में रखी थी। उसने 2 चपातियां बना के बिरयानी भी गर्म कर दी थी। अच्छे तरीके से ट्रे में ला के उसने जबीन और बच्चों के सामने रख दी थी। इस वक्त तक जबीन का रोना धोना बंद हो चुका था और अब आराम से बैठी ज़ैनब चची की बातें बिगाड़ रही थी। आपने कुछ सोचा आकिब की शादी के बारे में? अब तो माशाल्लाह अच्छा खासा कमाता है। बैक वक्त आकिब और नगीन ने एक दूसरे को देखा। ये सब गैर इरादी था, बिल्कुल गैर इरादी। आओ बैठो ना, ज़ैनब चची ने उसे पुकारा था। वो चुपचाप वहीं एक जानिब टिक गई थी। आकिब की पुरिश्तियाक निगाहों का महवर फ़कत नगीन का दिलकश चेहरा ही था। बेटा, बस अपने बेटी की खुशी देखने को तो तरस रही हूँ। ज़ैनब चची का और आकिब की शादी पसंदीदा मौजू था। चेहरे पर तो आकिब के भी फूल खिल चुके थे। मैं चूल्हे पर दूध रख कर भूल आई हूँ शायद। नगीन से मजीद वहाँ बैठना दोभर होता, सो बहाना उठकर बाहर निकल आई थी। चूल्हा ठंडा था, उसके मुकद्दर की तरह ठंडा ठार। उसने सोचा बिना जवाज रुकना बेकार है, सो चुपचाप आकिब और चच्ची के लिए चाय बना लाई थी। जब वो ट्रे में कप लिए कमरे में दाखिल हुई तो उसे लगा जैसे जबीन और चच्ची कुछ कहते कहते एकदम से चुप हो गई हैं और खुद एक जाने बैठी हुई ज़ाहिर बच्चों से मासूम बातें करते हुए आकिब की तमाम तर तवज्जो भी उधर ही मबजूल थी और उसके आते ही चौंक कर उसे देखा था। अच्छा चच्ची, अब मैं चलती हूँ, बहुत रात हो गई है। मैं बर्तन सुबह धो लूँगी चाय के, बाकी ये सब धो दिए हैं। वो मजीद वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। सोचों का सफ़र हल्कान किए दे रहा था। वो चुपचाप नीचे सीढ़ियाँ फलांग आई थी। सुबह देर से आंख खुली थी, वो भी बाहर की ऊंची आवाज़ में मुज़ाकरात पर। मैं कहता हूँ मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? मैं ये गवारा नहीं कर सकता कि मेरी बच्ची तकलीफ में हो और मैं पुरसकून सोता रहूँ। हामिद साहब का लहजा गुस्सीला था। आप आराम से बैठ जाएं वरना तबीयत खराब हो जाएगी। आपकी सेहत सबसे बढ़कर है। आसमा बेगम का अजियत भरा लहजा था। बेगम, तुमने भी खूब कही। यहाँ मेरी बच्ची को आधी रात को निकाल बाहर किया, वो ऊपर बच्चों के साथ घर में ही रात को मौजूद थी, मगर हमें खबर न दी। वालदैन और होते किस लिए हैं? अपने बच्चों के हर तरह के मसाइल सुनने के लिए। हामिद साहब ने कहा। पूछना इस नगीन से, वो तो मुझे यहाँ आने से भी मना कर रही थी। अब्बा जान, मुझे बताएं, क्या मैं उसका दिया खाती हूँ जो उसकी बातें सुनती रहूं? इसको हम बहनों का शुरू से मैं आना खटकता है। जब मेरे शौहर ने मेरे मुंह पर कह दिया था कि उठो जल्दी बनो, तो मैं किस मुंह से वहां बैठी रहती? इज्जत नफ्स भी कुछ है। जबीन का तेज तेज लहजा सुनकर नगीन ने अपना सर थाम लिया था। उसने मना भी किया था कि मगर जबीन के लिए शायद अब्बा की सेहत से बढ़कर अपनी ज़ात थी। होते हैं बाज़ लोग जो दुनिया की हर शय पर अपनी ही ज़ात को मुकद्दम रखते हैं। अंकल, इसमें नगीन का क्या कसूर भला? वो तो मैंने ही सोचा था कि मैं भी तो भाई हूँ और जबीन आपा कौन सा पराए घर में थी, अपने ही तो घर में थी। ये मसला नहीं है। असल मसला ये है कि अब सुलह करवाई जाए, मामले को उल्तवा में ना डाला जाए। आकिब ने सारा मलबा अपने सर पे ले लिया था और वो बखूबी जानती थी कि उसके हर ख्याल में तायीद करने वाला आकिब ही था। बेटा, अब ये कहीं नहीं जाएगी जब तक अदनान खुद नहीं आ जाता। हम इसके आने तक अपनी बच्ची को हरगिज़ वापस भेजने के रवादार नहीं है। आसमा अपने शौहर की बात सुनकर घबराई थी। अरे ये कैसी बात किया आपने? ये बहुत ही नाजुक मामलात होते हैं। मैं जाकर सुलह करवा के आती हूँ। जबीन अपने घर जाएगी, वही उसका असल घर है, आसमा ने कहा। आसमा की बात पर तो जबीन को पतंगे लग गए थे। अम्मा, आपको तो बस बेटियां बोझ लगती हैं। आपने तो मेरा सारा मान ही मिट्टी कर दिया। जबीन का लहजा गुस्ताखाना सा था और उसके अंदाज में जारहानापन था, जैसे सोच कर यहाँ आई बैठी हो कि वो अपने मजाजी खुदा से अपनी मनवा कर ही वापसी की राह लेगी। तुम खामोश रहो, हम भी तो हैं, अपने घर में निबाह की हुई हैं। इस तरह जरा जरा सी बात पर अपना घर बार छोड़ छाड़ कर आना कहाँ की अक्लमंदी है? और आप इसकी वकालत ना करें। जल्दी का काम शैतान का होता है। मामला फहमी से हर मसला सुलझाया जा सकता है। ये तो ना समझ है। आप तो कुछ सोच समझ से काम लें।
आसमा का तो अजीब हाल था। एक जानिब खुद सर शौहर और दूसरी जानिब अन्ना पसंद बेटी थी। वो मामला जितना अच्छी तरह सुलझा लेना चाहती थी, लगता नहीं था कितनी आसानी से सुलझ सकता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये इधर ही रहेगी, ये अपने बाप पर बोझ नहीं है, बस कह दिया। हामिद साहब कहकर रुके नहीं थे, उठकर अंदर कमरे में चल दिए थे और उनकी बात सुनकर जबीन ने फखरी अंदाज में अपनी छोटी बहन नगीन को देखा था, जैसे जता रही हो कि तुमने तो कोई कसर न छोड़ी थी, लेकिन देखो अब्बा हमारे साथ ही हैं। आसमा बेगम के चेहरे पर शिकनों का जाल सा बुझ गया था। तफक्कुर ज़दा निगाहों से अपनी बेटी जबीन को देख रही थी, जो अब नगीन से अपना पसंदीदा खाने का मेन्यू नोट करवा रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अदनान परेशानी के आलम में ससुराल की तरफ जा रहा था, क्योंकि कल से घर का माहौल जहन्नम बना था। जबीन झगड़ा करके मेके चली गई थी और सास में घर के किसी काम को करने की सकत न थी। एक दिन में ही घर उलट पलट हो गया था। अब उसकी सास ने हुक्म सादिर किया कि जाकर बहू को मना लाओ। वो उसी वक्त जबीन की ओर लेने निकला था, लेकिन इस खौफ से भी था कि इतनी जल्दी तो नहीं मानेगी, ज़रूर नखरा करेगी। उसकी इतनी जल्दी मान जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसने नूर मंजिल पर जाके बाइक रोकी और कॉल बेल पर हाथ रख दिया। कदरे तोकफ से अंदर से नगीन निकली थी, उसे देखकर गर्मजोशी से मिली।